सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्वांचल में रह रहकर बादलों की सक्रियता का दौर तो बना था, लेकिन शनिवार को उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली जब बरसात हुई। हालांकि 1 घंटे की लगातार बारिश ने जहां मौसम खुशनुमा बनाया, वहीं लोगों को यातायात ने प्रभावित भी किया। पूर्वांचल में लगातार रह रहकर बादलों की सक्रियता का दौर तो बना हुआ था, लेकिन शनिवार को सुबह से उमस का दौर दोपहर बाद बादलों की तेज गर्जना और भारी बारिश के साथ ही शांत हुई। उमस से बेहाल लोगों को बारिश ने राहत दी तो बादलों ने भी धूप की तलखी छीन ली। हालांकि तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने के बाद सड़क पर यातायात तक बाधित हो गए। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी में इजाफा होने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह से उमस का रुख बना रहा और बाहर धूप में निकलते लोग पसीना पसीना भी होते रहे। वातावरण में आर्द्रता तक का स्तर बढ़ने के बाद बारिश होना तय माना जा रहा था। हालांकि दोपहर में गर्जना करते बादलों ने आसमान पर कब्जा जमाया और देखते ही देखते बूंदाबांदी ने झमाझम बरसात का रुख कर लिया। मौसम का रुख बदला तो वातावरण में नमी का स्तर बारिश कराने योग्य हुआ। शाम 4 बजे के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे तक जमकर बादलों ने शहर में हर ओर पानी पानी कर दिया। इसके चलते शहर के सभी मार्ग भीषण जाम की और लोगों को रंग रंग कर अपनी मंजिल तय करनी पड़ी। गदौलिया और गिरजाघर की स्थिति और भी विकट रही। यहाँ लोगों को कमर तक पानी में से होकर गुजरना पड़ा। गिरजाघर से लेकर दशाश्वमेध तक के लगभग सभी दुकानों में पानी घुस गया। इसके चलते क्षेत्र दुकानदारों को भारी फजीहत उठानी पड़ी। कृषि वैज्ञानिकों ने इस बरसात को धान के लिए लाभदायक बताया है, तो वहीं अधिक बारिश से ठंडी की सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। माना जा रहा है कि पर्याप्त बारिश के बाद फसलों को यह राहत देगी। आईआईटी बीएचयू में विकसित उत्तर प्रदेश समर्थन उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश समर्थन उत्तर प्रदेश 2047 के अंतर्गत राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य में बदलने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। इस मिशन का उद्देश्य एक समृद्ध, न्याय संगत एवं वैश्विक स्तर पर सम्मानित उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है, जिसमें सर्व समावेशी विकास, तकनीकी प्रगति, सतत विकास तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी पहल के अंतर्गत शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों एवं आईआईटी बीएचयू के संकाय सदस्यों तथा छात्रों के बीच एक संवाद का आयोजन ABLT4 आईआईटी बीएचयू में किया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर KV राजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग, IT, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। योजनाबद्ध रणनीति के माध्यम से प्रदेश अगले 2 दशकों में भारत की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान के अवसर देकर ही 2047 का विजन साकार होगा। उन्होंने संस्थान के शिक्षाविदों छात्रों से अपील किया है कि AI/ML के क्षेत्र में आगे आए। प्रदेश की तकनीकी तौर पर कैसे सहयोग दे सकते हैं, इन तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग में प्रदेश को कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर कार्य करें और यूपी को आने वाले वर्षों में नंबर 1 बनाने और देश को 2047 तक विकसित करने में योगदान दें। कार्यक्रम अध्यक्षता करते हुए निदेशक आईआईटी प्रोफेसर अमित पात्रा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संवाद कार्यक्रम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूरदर्शी विचार है। जब हमारा देश आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, उस समय हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा जनपद किस प्रकार विकसित स्वरूप में होगा, इस पर गंभीरता से चर्चा की जाए और ठोस कार्य योजना बनाई जाए। इस अवसर पर हिमांशु नागपाल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ, विधि संकाय प्रोफेसर PK गौतम, प्रोफेसर राजेश कुमार, अधिष्ठाता अनुसंधान एवं विकास IIT ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राजशेखर, IAS संस्थान के प्रोफेसर RS सिंह, प्रोफेसर आभा मिश्रा, प्रोफेसर SK श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रदीप भाई, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा, राजकीय महाविद्यालय बरनी सोनभद्र के अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय गाजीपुर की शिक्षा शास्त्र की सहायक
प्रोफेसर डॉक्टर पूजा सिंह आदि उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत की परिकल्पना 2047 में, जब हमारा देश अपने आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, उसकी परिकल्पना हम सब लोगों के सभी देशवासियों के सामने रखी है। उसी के क्रम में विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित वाराणसी 2047 में कैसा होगा, इसको लेके आज गोष्ठियाँ की जा रही हैं। हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स के साथ में, अभी हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और वाराणसी हमारा जो है वो बेहतर दशा दिशा में पहुँच सकता है 2047 तक। इसी तरीके से हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर है, सभी सेक्टर्स के साथ हम लोग एक एक करके इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि पूरे उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को और पूरे देश को कैसे हम लोग विकसित देश की ओर ले जा सकते हैं, उसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, एक कार्य योजना तैयार होगी, उसके आधार पर ही आगे कार्य किया जाएगा। ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए इस दिशा में हम लोग आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षण महासंघ का शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों शिक्षकों ने लाल बहादुर शास्त्री घाट कचहरी में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में धरना दिया। धरना में आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैये की कड़ी आलोचना की और शिक्षकों का आह्वान किया कि यदि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार कर फैसला नहीं लेती तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में शिक्षक इस सरकार के खिलाफ सक्रियता से विरोध करेगा। धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए AIFFTO के अध्यक्ष प्रोफेसर एम नागराज और महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को आम लोगों की पहुंच के बाहर करती जा रही है। विश्वविद्यालयों को भविष्य में कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की तैयारी है। सरकार पूरी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकरण करने पर उतारू है। देश का शिक्षा मंत्री और मंत्रालय तथा UGC शिक्षक संगठनों से बात करने से कतराते हैं। शिक्षक संगठनों के साथ संवादहीनता की स्थिति कायम किए हुए है। देश भर के शिक्षक इसको लेकर आक्रोशित हैं। धरना को संबोधित करने वालों में AIFFTO महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार, फुफुक्टा अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, महासचिव प्रोफेसर PK सिंह, AIFFTO के राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर विवेक द्विवेदी रवि, प्रोफेसर बिजू कुमार, प्रोफेसर विनायक भट्टाचार्य, प्रोफेसर KBK मंडल, प्रोविनियम सोफल, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह, प्रोफेसर गांधीराज, प्रोफेसर निषाद, प्रोफेसर भोजपाल, अशोक कुमार सिंह, प्रोफेसर मंगेश दीक्षित, संयुक्त सचिव कम्युक्टा आदि प्रमुख थे। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में, यूपी में जो फीडर केडर खत्म किया गया है वह फीडर केडर लागू किया जाए। पूरे देश में अवकाश प्राप्ति की जो उम्र सीमा है वह 65 वर्ष किया जाए। पूरे देश में जो प्रमोशन रुके हुए हैं PhD के चलते, हम कहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन में PhD की अनिवार्यता खत्म की जाए और सरकार और UGC शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता करे, AIFFTO से वार्ता करे और वार्ता करके सभी समस्याओं का समाधान निकाले। हम इसलिए लड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काशी पहुंचे व काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को काशी पहुंचे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनके साथ संतोष दास सतुआ बाबा भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद वे सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़े। दर्शन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए और हिंदू एकता के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वह 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संदेश देना है। उन्होंने कहा, विश्व में शांति के लिए हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है। हिंदुत्व मानवता की विचारधारा है। राजनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में शास्त्री जी ने कहा कि भगवाधारी राजनेता क्यों नहीं बन सकते। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर प्रशंसा की और कहा, आई सपोर्ट योगी बाबा बहुत अच्छे हैं, जिसे आपत्ति है वो हमारी हवेली पर आकर कहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि सबकी मां पूजनीय है। किसी भी मां के लिए किसी भी व्यक्ति को निंदनीय शब्द नहीं कहना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह बिहार के गया जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह यात्रा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि पितरों के तर्पण के लिए जा रहे हैं। भाजपा से जुड़ाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सच्चा सनातनी हूँ, सनातन की बात करता हूँ, किसी पार्टी की नहीं। हम काशी विश्वनाथ जी में आज जल चढ़ाया, अभिषेक किया और हमने प्रार्थना की भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके बाद में गंगा जी में जल चढ़ाया और गंगा जी में जल चढ़ाकर यहाँ से अब हम बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। गया जी जाएंगे। गया जी में वहाँ पितरों का तर्पण चल रहा पितृपक्ष में। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पदयात्रा देश में सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की जा रही है। इसी के लिए हम काशी में सतुआ बाबा आश्रम में हमारे पूज्य जगत गुरु जी, जो अभी महाकुंभ में जगत गुरु पद पर आसीन हुए, परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की सानिध्यता में, और आज हम सतुआ बाबा आश्रम में बैठ करके माँ गंगा से और भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण काशी के निवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया इस पदयात्रा को हमारो निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आवो बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। संबिम शिक्षण समूह द्वारा कैरियर मेला दिशा का आयोजन हुआ, जिसमें 85 से ज्यादा विभिन्न कैरियर विकल्प से जुड़े स्टॉल लगाए गए, जिसमें 2500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सही मार्गदर्शन पाया और अपने कैरियर को लेकर अपनी सही दिशा चुनी। संबिम स्कूल वरुणा प्रांगण में दिशा कैरियर मेले का आयोजन हुआ। इस कैरियर मेले का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक एवं सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता द्वारा किया गया। विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी कैरियर संबंधित सभी संभावनाओं से परिपूर्ण यह कैरियर मेला निश्चित रूप से सभी के लिए आकर्षण का विषय था। इसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं लखनऊ ग्राफिक, एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून KR, मंगलम यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, GT गोयनका स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एरा यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, संबिम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर, संबिम विमेंस कॉलेज वरुणा, पिल्लई यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, मनोरचना यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, शिव नाडर यूनिवर्सिटी एवं टून बिजनेस स्कूल ग्रुप सहित देश भर से 85 से ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसके माध्यम से संबंधित संस्थान तथा उससे जुड़ी हुई सभी सूचनाओं एवं जानकारियों को इच्छुक प्रतिभागियों तक पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम में संबिम समूह के सभी विद्यालयों ने भाग लिया। संबिम भगवानपुर, संबिम लहरतारा, संबिम सन सिटी, संबिम वरुणा, संबिम सारनाथ के साथ ही एसोसिएट संबिम विद्यालयों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। खास तौर पर संबिम विमेंस कॉलेज भगवानपुर और वरुणा की छात्राओं ने इस मेले का अवलोकन कर अपने लिए संभावित दिशाएं तलाशी। सुबह 8 से शाम 4:30 बजे तक चलने वाले इस मेले में छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में अभिभावकों एवं अतिथियों ने भी भ्रमण किया और आने वाले समय में बच्चों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित कैरियर विकल्पों के बारे में जाना एवं विमर्श किया। इस आयोजन के बारे में अपने विचार रखते हुए संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक ने कहा कि इस तरह के कैरियर विकल्पों की जानकारी से भरे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को उनके संभावनापूर्ण भविष्य की ओर आकृष्ट करना और उनके लक्ष्य संधान में उनकी मदद करना, ताकि सही कैरियर की तलाश में वह भटके नहीं। इस अवसर पर संबिम समूह के सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता एवं संबिम स्कूल वरुणा की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा मिश्रा ने भी उपस्थित रहकर सभी विद्यार्थियों को उनके स्वर्णिम भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके अभिभावकों से सदैव उन्हें सकारात्मक रूप से प्रेरित करते रहने का अनुरोध किया। इस अवसर पर अन्य विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। 5 years, ChatGPT 9 will not need you to create ChatGPT 20. They will do it themselves. Now, how can you use
AI to your advantage? कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करोगे? आज यहाँ पे करियर फेयर दिशा 2025 ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पर 85 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये इसलिए कि सभी बच्चे आके अपने हायर स्टडीज़ के लिए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनके कोर्सेज़ को जानें और उनकी ट्यूशन फीस को जाके अपना फ्यूचर डिसाइड करें। इससे स्टूडेंट को भविष्य की आने वाली जो कोर्सेज़ हैं और क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या करियर कोर्सेज चूज़ करें, तो इस सब चीज़ के लिए उनको जानकारी मिलेगी। और मैं जो क्वांटम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा क्वांटम यूनिवर्सिटी आप उत्तराखंड में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। भिखारीपुर स्थित अपेक्स हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। भिखारीपुर स्थित अपेक्स हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक का नाम अजय पटेल निवासी नाथुपुर बनारस था। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार अजय का हाथ 2 दिन पहले फ्रैक्चर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत की सूचना परिजन को समय पर नहीं दी गई। जब परिजन सीसीयू पहुंचे और अचानक मौत की जानकारी मिली तो वे भड़क गए और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच तीखी बहस हुई। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और कार्यवाही का आश्वासन देते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मृतक का शव पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की। परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि मरीज की हालत पहले से ही नाजुक थी और पूरी चिकित्सकीय प्रक्रिया का पालन किया गया। मृतक अजय पटेल की 5 साल की बेटी है और वह मिर्जापुर के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी उप शाखा बरेली की सौजन्य से हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं हृदय नारायण सिंह, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार, वाराणसी स्कूल प्रबंधन राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं वरिष्ठ कनिष्ठ समन्वयक के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलीय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना, नृत्य एवं स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की उपस्थिति सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत हिंदी विभाग अध्यक्षता नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल ने अपने स्वागत उद्बोधन से किया। इस अवसर पर बच्चों ने मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कृतार्थ ने भाषण तथा सक्षम पांडे ने नमो नमो जयशंकर गीत प्रस्तुत किया।
बाल कवि सम्मेलन में बच्चों ने अपनी रचनाओं के साथ अन्य कवियों की रचनाओं की ओजस्वी प्रस्तुतियां दी। कई प्रतिरूप काव्य पाठ के द्वारा छोटे बच्चों ने सूरदास, कबीर, मीरा तथा तुलसी के पद गाकर सुनाए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने पहेली और चित्र बनाने खेल गतिविधियों में मानसिक तत्परता एवं भाषा ज्ञान को दर्शाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का पक्ष रखते हुए बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति देकर बाल संसद की छवि प्रस्तुत की। इसके साथ ही तानिया, नैन्सी, वंशिका ने सुंदर एवं भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुतियां देकर खूब सराहना पाई। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हिंदी भाषा हमारी अपनी संस्कृति की भाषा और संवाद एवं हृदय की भाषा है। इस भाषा का ज्ञान एवं व्यवहार हमारी युवा पीढ़ी में होना चाहिए। साथ ही हमारे हृदय में हमारी भाषा का सम्मान तथा बीज हमें हमारे बच्चों में बचपन से बोना चाहिए ताकि वह आगे बढ़े और भाषा को अपनी प्रगति का माध्यम बनाए। मुख्य अतिथि ने अपने विचार अलौकिक करते हुए बच्चों को उत्साहवर्धन किया, उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि यद्यपि आज के परिवेश में अंग्रेजी का प्रचलन है, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों में हमें अपनी भाषा का सम्मान करना एवं संस्कार की तरह सीखना होगा ताकि वह भविष्य में भाषा का सम्मान एवं व्यवहार करे। विशिष्ट अतिथियों ने भी बच्चों में अपनी भाषा के लिए ज्ञान एवं विधाता के बीज बोने एवं उसे वृक्ष की भांति व्यापक बनाने एवं जीवन में भाषा के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा बच्चों को दी। इस अवसर पर रचनात्मक लेखन समिति द्वारा प्रेषित कवित्री मानवी सिंह ने भी अपना मनमोहक काव्य पाठ प्रस्तुत किया। विद्यालय के बच्चों ने निबंध एवं सुलेख प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा मुख्य अतिथि एवं गणमान्य पदाधिकारी ने सभी बच्चों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मंच संचालन छात्र नयना एवं सृजन ने किया। शिक्षिका श्रीमती अंजू सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया। हिंदी दिवस कोई एक फंक्शन के रूप में है, हम जनता को बताना चाहते हैं आज जो हमारा अंग्रेजी कल्चर चल रहा है उसको हम अपने जीवन में साक्षात कैसे कर सकते हैं, और बिना हिंदी के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक हिंदी है तभी भारत है। जैसे ही हिंदी समाप्त वैसे ही भारत समाप्त। इसलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारी राज्य भाषा है, इस राष्ट्रभाषा में कब हमारी सरकार घोषणा करे, इसके लिए हम प्रतिवर्ष उसी संघर्ष कर रहे हैं। हमें ज़रूरत पड़ने पर ही अंग्रेजी बोलनी चाहिए, वरना हमें भारत में हिंदी बोलनी चाहिए। तो जब अगर जैसे आजकल के कामकाज जो है कुछ जगह इंग्लिश का भी अंग्रेजी का भी यूज होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमें जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी इंग्लिश बोलना चाहिए, वरना ऐसे हमें हिंदी में काम करना चाहिए। हिंदी क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। प्राचीनता से चली आ रही रामनगर की रामलीला के छठे दिन प्रभु श्री राम की भव्य बारात निकली, जिसमें सैकड़ों लीला प्रेमी बाराती बने। प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर प्रसंग लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ जाता है। दर्शक केवल दर्शक नहीं रहते, बल्कि त्रेता युग के जीवंत पात्र बनकर उस माहौल को आत्मसात कर लेते हैं। शुक्रवार की रामलीला में यही अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम की बारात निकली। इस बारात का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं था, ना ही किसी ने बुलावा भेजा, फिर भी हजारों लोग बाराती बनकर शामिल हो गए। लीला प्रेमी खास तैयारी के साथ आए थे, मानो अपने ही घर की बारात को। लोगों ने नए कपड़े पहने, खास तरह का इत्र लगाया, माथे पर चंदन का लेप सजाया और राह चलते मिलने वालों से पूछते गए, का हो फलाने, प्रभु के बारात में चलत हुआ ना, चला ही मौका जीवन में फिर कब मिली। देखते ही देखते पूरा रामनगर इस दिव्य बारात का हिस्सा बन गया। चारों भाई दूल्हे के वेश में सिर पर मोर बांधे बैंड बाजे के साथ घोड़े पर सवार होकर जनकपुर पहुंचे। वहां पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जनवासा बना और विवाह की रस्में निभाई गई। द्वार पूजा, परिछन और अन्य वैवाहिक परंपराओं को उसी तरह निभाया गया जैसे किसी हिंदू परिवार के विवाह में होता है। रामलीला का यह दृश्य भक्तों के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा, मानो स्वयं ब्रह्मा और माया का मिलन उनके सामने घटित हो रहा हो। हर दर्शक अपने आप को रामायण काल का हिस्सा महसूस कर रहा था। जनकपुर की गलियां और रामनगर का वातावरण प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। नादशे म्यूजिक अकादमी एवं नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 2 दिवसीय लयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नादशे म्यूजिक अकादमी एवं नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली कार्यक्रम श्रृंखला
लय उत्सव का गुरुवार को आगाज हुआ। अवनद्य वाद्यों पर केंद्रित संगीत का यह महोत्सव तबला सम्राट पंडित राम सहाय जी तथा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज को समर्पित रहा। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने अपने स्वागत उद्बोधन से किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति के रूप में सर प्रशांत मिश्रा का तबला वादन हुआ। ताल झपताल में स्वतंत्र वादन कर पारंपरिक उठान, आमद, कायदा, टुकड़ा, पारण आदि बजाकर अपने गुरु परंपरा से सभी को अवगत कराया। इसके पश्चात मथुरा से पधारे अंकित पारिक ने पखावज पर ताल, चार ताल में पारंपरिक पखावज वादन कर सभा में ऊर्जा का संचालन कर कई पारंपरिक बंदिशें और लयकारियां प्रस्तुत की। अंतिम कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण उद्धव ने स्वतंत्र तबला वादन किया। अपने 3 ताल में निबंध अपनी विशेष प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। दूसरे दिन शुक्रवार की संध्या कार्यक्रम का प्रारंभ काशी के युवा तबला वादक सिद्धार्थ मिश्र के तबला वादन द्वारा हुआ। अपने अपने वादन में ताल, 3 ताल के अंतर्गत पारंपरिक उठान, मुखड़ा, मोहरा, गतवर्ध एवं टुकड़े प्रस्तुत कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके पश्चात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से पधारे हरिओम हरि ने अपना वादन कर गुरु चरणों में अपना पुष्प अर्पित किया। अपने 3 ताल में पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी से प्राप्त वानगी दिखाकर कार्यक्रम को भिन्न आयाम में अग्रसर किया। अंत में काशी के ही विख्यात तबला वादक पंडित ललित कुमार ने अपने वादन से कार्यक्रम को पोषित किया। लय उत्सव की दूसरी निशा में संस्था की ओर से लय रत्न सम्मान का प्रस्तुतिकरण हुआ। इस वर्ष यह सम्मान शीर्ष तबला वादक पंडित पूरण महाराज जी को तबला वादन विधा में किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए सादर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में काशी के अनेक विद्वज्जन अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को आशीर्वाद देते दिखे, जिनमें मुख्यतः पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित पूरण महाराज, पंडित नंद किशोर मिश्र, पंडित कुबेर नाथ मिश्र, पंडित किशोर मिश्र, श्री राजेश गौतम, पंडित किशन राम डोकर उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालक सौरभ चक्रवर्ती ने किया। आर्य महिला पीजी कॉलेज के बांग्ला विभाग द्वारा आगमनी नामक नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज के बांग्ला विभाग द्वारा शुक्रवार को आगमनी नामक नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। इसमें महिषासुर वध प्रसंग के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया कि नारी असीम आत्मिक शक्तियों की पूंजी है जो अशुभ शक्तियों का विनाश कर सकती है। माँ दुर्गा का रूप धारण कर नारी ने अमर असुर महिषासुर का भी संहार किया। यह प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। नृत्य नाटिका आगमनी की पाठकथा एवं निदेशक प्रोफेसर बिंदु लाहिड़ी, नृत्य निर्देशक डॉक्टर जया राय, कॉस्ट्यूम डिजाइन डॉक्टर स्वप्ना वाद्योपाध्याय तथा मंच सज्जा डॉक्टर सुकुमार वर्मन, राखी और लावण्या ने किए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने दीप प्रज्वलित कर एवं संस्थापक महर्षि ज्ञानानंद जी, श्रीमती विद्या देवी जी, पंडित ब्रजमोहन दीक्षित तथा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिया गया। मंगलाचरण और कुलगीत के पश्चात देवी स्तुति से नृत्य नाटिका का आरंभ हुआ। इस अवसर पर स्वागत भाषण डॉक्टर स्वप्ना वाद्योपाध्याय ने दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर बिंदु लाहिड़ी ने किया। संचालन पायल एवं रितिका ने किया। संगीत संगत में तबले पर श्रीकांत मिश्रा, वायलिन पर सुचेता और हारमोनियम पर गोपी रहे। नृत्य नाटिका प्रस्तुति में मौसमी, पायल, सानिया, विद्या, दिव्यांश, ज्योति, कुमकुम, अर्पिता, इशिता, सारण्या, भानवी, मुस्कान, स्नेहा, राधा, कल्पना, कोमल, गायत्री, अवंतिका, बबीता, प्रज्ञा और रितिका ने भाग लिया। पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद की कामना के साथ नमामि गंगे ने गंगा की सफाई कर लोगों में स्वच्छता का संदेश पहुंचाया और मां गंगा की आरती उतारी। पितरों के मोक्ष के लिए गंगा और उनके घाटों को पवित्र और स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। इस संदेश के साथ शनिवार को नमामि गंगे ने सामने घाट पर सफाई करके पितरों को नमन किया। मां गंगा की आरती उतार का आह्वान किया गया कि पापों से मुक्ति और पूर्वजों को मोक्ष दिलाने वाली गंगा और उनके घाटों को स्वच्छ होना धार्मिक अनुष्ठानों की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। नमामि गंगे के सदस्यों ने काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सबसे पहले सामने घाट पर पसरी गंदगी को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया और फिर घाट पर उपस्थित नागरिकों को गंदगी न करने और स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा की स्वच्छता केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है। नदियों की सफाई हमारे स्वस्थ पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। कहा कि पितरों को तारने वाली गंगा की स्वच्छता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आस्था, अर्थव्यवस्था, परंपरा, आजीविका, पर्यटन और जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ी है।
स्वच्छता की सेवा आयोजन में प्रमुख रूप से सुभाष श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रेम शंकर राम, श्रीपति सिंह, अमित पांडे, लाल बहादुर गिरी, राम सिंह विवेक सोनकर, कृष्ण मोहन पांडे, भानु प्रताप यादव आदि शामिल रहे। कि गंगा मैया जो हमारे सनातनी संस्कृति की मूल आत्मा है, तो गंगा मैया का परिसर साफ सुथरा हो, गंगा मैया अविरल हो, निर्मल हो, ये हम सब की कामना भी होती है। और पूरा भारतवर्ष चाहता है कि हमारी जो पुण्य पवित्र नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, वह साफ सुथरी दिखाई दें। आइए मिलकर इस सामने घाट से हम संकल्प लें कि गंगा के तट पर कोई गंदगी नहीं होने देंगे और न ही किसी को। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।